उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें वेदाश्री लर्निंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में मैं चंद्रमोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और बात करेंगे अपने आज के वीडियो की, अपने आधुनिक इतिहास जो मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारे वीडियो का पहला टॉपिक हम ये देखते हुए चलेंगे कि भारत में आम चुनाव जो दिसंबर 1945 में हुए थे। इसके पश्चात हम देखेंगे दोस्तों किसके विषय में, हम जानेंगे जो रॉयल नेवी थी, शाही नौसेना का जो विद्रोह था उसके विषय में जानेंगे। एक महत्वपूर्ण घटना भारत के इतिहास की जहां से एग्जाम में भी बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सारे पॉइंट को क्लियर करेंगे, उन सारे पॉइंट को जानेंगे जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में वहां से क्वेश्चन निकल कर आते हैं। तो अपने आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं उन सारे दोस्तों से ये कहना चाहूंगा कि जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे एक अदर प्लेटफॉर्म वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से प्ले स्टोर में जाइए और वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों उसमें क्या है, जैसा कि आप सबको पता है कि एग्जाम का समय नजदीक आ रहा है, बहुत सारे एग्जाम आपके सामने रखे गए हैं, बहुत सारे फॉर्म आ चुके हैं यहां पर देखिए। और खास तौर पर उन विद्यार्थी के लिए जो उत्तराखंड राज्य में रह रहे हैं, उत्तराखंड राज्य के तहत यूके समूह गौर, वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर पूरा प्रॉपर रूप से हम वहां पर आपको कोर्स दे रहे हैं, एक पूरे के सारे पॉइंट क्लियर करते हुए चल रहे हैं, चाहे वो जीएस का सब्जेक्ट हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिंदी हो या मैथ है, रीजनिंग। तो यहां पर आप जल्दी से हमारे वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और फायदा उठाइए, अपनी तैयारियों को नया आयाम दीजिए, हमारे साथ जुड़िए और जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए वेदाश्री लर्निंग ऐप को और दीजिए अपनी तैयारियों को एक नया आयाम। तो अब शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, बात करते हैं अपने आज के टॉपिकों के विषय में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था आज़ाद हिंद फौज के विषय में। हमने वहाँ देखा था कि किस प्रकार से आज़ाद हिंद फौज ने भारत की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में एक सेना बनाई और किस प्रकार से भारत की ओर को रुख किया। और उसके पश्चात जब जापान ने और जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया तो उसके बाद आज़ाद हिंद फौज का किस प्रकार से अंत हुआ। लाल किला मुकदमा हमने देखा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम वेबल योजना की बात करी, शिमला समझौते को हम देखते हुए आए। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं अपने लेक्चर में, जो हम बात करेंगे आज, सबसे पहले हम देखेंगे भारत में आम चुनाव दिसंबर 1945, दिसंबर 1945 में भारत में जो आम चुनाव हुए थे तो उसके विषय में हम जानकारी लेंगे। और उसके पश्चात एक घटना को देखते हुए चलेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से और हमारे इतिहास के रूप में काफी महत्वपूर्ण घटना है, जिसे हम कहते हैं शाही नौसेना विद्रोह। इसके विषय में जानेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने आज का वीडियो और सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे भारत में आम चुनाव दिसंबर 1945 की। अपने लास्ट वीडियो में जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि देखिए द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के विषय मैंने बताया था और आपको मैंने बताया था कि 1945 में जापान ने क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। जापान इंग्लैंड और अमेरिका का जो संगठन देश था इनके खिलाफ लड़ रहा था, किसमें, द्वितीय विश्व युद्ध में। और अंतिम जो सबसे लास्ट देश था जिसने आत्मसमर्पण किया था वो कौन था आपका, वो था जापान। ठीक है दोस्तों, तो उसके विषय में जानते हुए चलते हैं। तो बात करते हैं अपने पहले टॉपिक की, भारत में आम चुनाव दिसंबर 1945। तो थोड़ा सा यहां पर हम चीजों को समझते हुए चलेंगे। देखिए 15 अगस्त 1945 को, कब, 15 अगस्त 1945 को, यानी कि 15 अगस्त 1945 को जापान ने क्या करा, जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, हथियार डाल दिए। ठीक है दोस्तों, और इसी समय क्या हुआ था, इसी समय इंग्लैंड में क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम भारत जो था किसका उपनिवेश था, भारत पे जो कंट्रोल कमांड था वो ब्रिटिश साम्राज्य का था, ब्रिटिश राज्य का था, ब्रिटिश देश का था, इंग्लैंड का था। तो इंग्लैंड में क्या हुआ, देखिए इंग्लैंड की अपनी एक सरकारें चलती थी। तो इंग्लैंड में क्या हुआ था इस समय पे, इंग्लैंड में इस समय पे क्या हुए, चुनाव हुए थे। और जो ये चुनाव हुए थे इंग्लैंड में, तो इस चुनाव में किसकी जीत हुई, इस चुनाव में जीते कौन आपका, इस चुनाव में जीत हुई यहां पर किसकी, क्लीमेंट एटली की। नाम याद रखिएगा दोस्तों, क्लीमेंट एटली। एग्जाम में आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जब आम चुनाव हुए थे तो उस समय पे प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से निकल के ये आता है कि भारत की आजादी के समय, जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उस समय ब्रिटिश पीएम कौन था, तो आप आंसर देंगे क्लीमेंट एटली। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो थे चर्चिल, चर्चिल की जो पार्टी थी, चर्चिल की पार्टी का नाम था कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी के जो आपके पीएम थे इससे पहले चर्चिल, तो चर्चिल को क्या मिली, इसमें हार मिली इन चुनावों में, कंजर्वेटिव पार्टी हार गई इंग्लैंड के चुनाव में। याद रखिए दोस्तों, इंग्लैंड में जो चुनाव हो रहा है 1945 में, जब कंजर्वेटिव पार्टी हारी तो किस पार्टी, कौन सी पार्टी जीती, यहां पर जीत हुई लेबर पार्टी की।
जो मजदूर संघ हुआ करता था ब्रिटेन की लेबर पार्टी जीत गई, कंजर्वेटिव पार्टी हार गई, और लेबर पार्टी के नेता जो थे आपके मुख्य नेता क्लीमेंट एटली, उनको क्या बनाया गया दोस्तों? उनको बनाया गया ब्रिटेन का पीएम। याद रखिएगा। अब जब क्लीमेंट एटली पीएम बनते हैं तो सबसे पहला डिसीजन क्या लेते हैं ये? 1936 में 1936 के समय भारत में आम चुनाव कराए जाने थे, परंतु जो 1936 के चुनाव थे वो क्या हो चुके थे? वो चुनाव अभी तक भारत में नहीं हुए थे। 1936 के आम चुनाव भारत में अभी तक नहीं हुए थे। तो सबसे पहला डिसीजन क्या लिया भारत के विषय में क्लीमेंट एटली ने? क्लीमेंट एटली ने कहा भैया 1936 में जो चुनाव कराए जाने थे भारत में आम चुनाव, वो अब कराए जाएंगे। जो चुनाव उतने टाइम से पेंडिंग पड़े आ रहे हैं, उसके पश्चात देखिए कुछ समय यहां पर अधिनियम आया और उसके पश्चात विश्व युद्ध चला, तो इन्होंने बोला कि सबसे पहला काम क्या करा जाएगा? 1936 से जो पेंडिंग पड़ा है चुनाव भारत में, उसको कराया जाए। ठीक है दोस्तों। और जब पार्टी बदली, जब यहां पर इंग्लैंड में सरकार बदली, तो भारत के सचिव भी बदला। जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूं कि जब भारत का सचिव होता था, वो सचिव कौन होता था? पार्लियामेंट में कैबिनेट स्तर का नेता, जो कैबिनेट मंत्री है, उसको भारत का सचिव बनाया जाता था। तो अब भारत का सचिव कौन बन के आया दोस्तों? अब भारत का सचिव बना सर पैट्रिक लॉरेंस। नाम याद रखिएगा दोस्तों, इनका नाम याद रखिएगा, आगे चलकर फिर से इनका नाम रिपीट होगा। सचिव कौन बन के आया? भारत का सचिव बना, भारत का सेक्रेटरी बना सर पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जब चुनाव कराए गए तो चुनाव कराने के पश्चात क्या हुआ? यहां पर कुछ परिणाम निकले चुनाव के। दिसंबर 1945 में चुनाव के परिणामों को घोषित किया गया। मुख्य बात करता हूं, हम चलेंगे एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात करें, जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी, जो भारत की सबसे बड़ी जनता का सबसे बड़ा हिस्से का जो प्रतिनिधित्व करती थी, वो पार्टी का नाम था कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी को क्या मिला? यहां पर पर्याप्त बहुमत मिला, यानी कि 91.3 मत इन्होंने ग्रहण किए, मत को प्राप्त किया। इसके पश्चात मुस्लिम लीग की अगर बात करें तो देखिए, मुस्लिम लीग को क्या हुआ? सभी मुस्लिम सीटों में क्या मिल गई? इसको जीत मिल गई। जितनी भी मुस्लिम सीटें थी उसमें कौन जीता? मुस्लिम लीग जीती। इसके बाद यूनियन जस्टिस पार्टी की बात करें तो पंजाब की यूनियन पार्टी जो थी और अन्य पार्टियों ने गठबंधन करके सरकार बनाई थी। बंगाल और सिंध में भी, कहां? बंगाल और सिंध में भी किसको यहां पर बहुमत मिला था? किसकी पार्टी बनी, किसकी सरकार बनी थी, किस पार्टी की? तो देखिए, मुस्लिम लीग की पार्टी की सरकार बनी। कहां? बंगाल और सिंध साइड हुई। बंबई का क्षेत्र था, ठीक है दोस्तों, उड़ीसा का क्षेत्र, काफी ऐसे क्षेत्र थे जहां पर कांग्रेस ने क्या बनाई? अपनी सरकार बनाई। कुल मिला के यहां पर आपको इतना याद रखना है कि परिणाम में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला 91.3, और मुस्लिम लीग को क्या हुआ? सभी मुस्लिम सीटों में जीत मिली। इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है ब्रिटिश पीएम कौन था? लेबर पार्टी के। ठीक है दोस्तों। 1936 के चुनाव दिसंबर 1945 में कराए गए। इसके पश्चात सचिव कौन था? सर पैट्रिक लॉरेंस। ये भारत में आम चुनाव की हमने बात करी। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, और यहां पर हम बात करेंगे शाही नौसेना विद्रोह की हम बात करेंगे। ठीक है। रॉयल नेवी जो हुआ करती थी, जो उस समय, क्योंकि हमारा देश गुलाम था, हमारा देश ब्रिटिश सरकार का गुलाम था, तो हम यहां पर क्या बोला करते थे? रॉयल नेवी कहा जाता था, शाही नौसेना कहा जाता था, ना कि इंडियन नेवी या फिर भारतीय नौसेना। जैसे वर्तमान समय हम इंडियन नेवी बोलते हैं, उस समय बोला जाता रॉयल नेवी, भारतीय नौसेना। अब यहां पर थोड़ा हम जानकारी लेते हुए चलें, चीजों को समझते हुए चलें। भारतीय नौसेना का जो विद्रोह हुआ, उसकी डेट थी दोस्तों 18 फरवरी से 23 फरवरी 1946। स्टार बना लीजिए, एग्जाम में कभी डायरेक्ट डेट से क्वेश्चन पूछ लेता है। 18 फरवरी से 23 फरवरी 1946 तक शाही नौसेना का विद्रोह हुआ। क्या कारण रहे, कहां हुआ, ये सब सारी जानकारी लेते हुए चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहां पर निकल के आया कि भैया किस जहाज में हुआ। ठीक है दोस्तों। तो ये जो हुआ था आपका HMIS तलवार, जहाज का नाम था तलवार। HMIS तलवार का जो जहाज था, इसमें जो नाविक थे, जो बंबई में HMIS तलवार का जहाज था, इसके जो नाविक थे, उन नाविकों ने क्या कर दिया था? हड़ताल कर दी थी, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हड़ताल की घोषणा कर दी थी। कितने नाविकों ने दोस्तों? 1100 नाविकों ने हड़ताल करी। अब हड़ताल के कारण क्या रहे? देखिए, हड़ताल के कारण ये थे कि नस्लवादी जो भेदभाव चल रहा था। पहले भी हमने बात कर चुके हैं आर्मी की, जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें जो भारतीय सैनिकों का जो हमेशा विद्रोह का कारण रहता था, जो नस्लवादी भेदभाव रहा था उनका। नस्लवादी कहने का मतलब है कि दोस्तों, जो नस्ल के आधार पर, यानी कि जो यूरोपियन जो आपके नौसैनिक हैं, जो ब्रिटेन के हैं, उनको अच्छी सैलरी देना, उनको अच्छी फैसिलिटी देना, उसी के मुकाबले जो भारतीय सैनिक हैं उनकी सैलरी कम, उनकी फैसिलिटी कम। तो नस्लवादी जो भेदभाव था रॉयल नेवी में,
और साथ में खराब भोजन। भोजन भी क्या मिल रहा था यहां पर नौसैनिकों को? अच्छा नहीं मिल रहा था। तो नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन को लेकर क्या करा उन्होंने? हड़ताल कर दी। और अपनी हड़ताल में एक और मांग इन्होंने यहां पर रखी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। इसी जहाज में एक नाविक हुआ करते थे जिनका नाम था बीसी दत्त। नाविक का नाम क्या था? बीसी दत्त। याद रखिएगा दोस्तों इस नाम को। बीसी दत्त ने क्या करा? बीसी दत्त ने इस जहाज की दीवारों पर क्या लिख दिया? भारत छोड़ो लिख दिया। ठीक है दोस्तों, जैसे आप सबको पता है 1942 महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन चला था। तो बीसी दत्त ने जहाज की दीवारों में लिखा भारत छोड़ो। इसी जुर्म में, इसी अपराध में क्या करा गया? बीसी दत्त को गिरफ्तार कर दिया गया। और इन नाविकों ने अपनी इस हड़ताल में एक मांग यह भी रखी कि भैया हमारा जो साथी नाविक है बीसी दत्त, उसको क्या करा जाए? आजाद किया जाए, उसको क्या किया जाए? रिहा किया जाए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब इस आंदोलन में दोस्तों जो नाविक थे इन्होंने 3 प्रकार के झंडे चलाए। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के झंडे चलाए। वो झंडे किस प्रकार के थे? एक था तिरंगा। तिरंगा किसका प्रतिनिधित्व? कांग्रेस का। कांग्रेस पार्टी को दिखाने के लिए क्या यूज करा उन्होंने? एक झंडा, तिरंगा का झंडा का यूज करा। दूसरा झंडा क्या था इनका? हरा झंडा, हरे कलर का झंडा। और ये किसको प्रेजेंट कर रहा था? ये कर रहा था मुस्लिम लीग को प्रेजेंट। मुस्लिम लीग का जो झंडा था वो हरे रंग का था, तो इन्होंने क्या करा? दूसरा झंडा हरे रंग के झंडे का यूज करा। और तीसरा झंडा इनका किस रंग का था? लाल रंग का झंडा। और ये लाल रंग का झंडा किसको प्रेजेंट कर रहा था? ये लाल रंग का झंडा प्रेजेंट कर रहा था कम्युनिस्ट पार्टी को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 3 झंडे, तिरंगा, हरा, लाल। तिरंगा कांग्रेस के लिए, हरा मुस्लिम लीग और लाल कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। ठीक है दोस्तों, अब जब इनका आंदोलन हुआ तो यह आंदोलन इतना भयंकर रूप लिया इसने कि धीरे धीरे करके यह आंदोलन फैलने लगा। और फैलते फैलते आंदोलन कहां पहुंच गया? जो कराची में जो नौसैनिक तैनात थे, तो कराची में भी नौसैनिकों ने क्या कर दिया? यहां भी हड़ताल शुरू कर दी कराची के नौसैनिकों ने। इसके पश्चात अंबाला और जबलपुर के जो सैनिक थे, अंबाला और जबलपुर के जो सैनिक थे, वो भी क्या हुआ? इनके साथ खड़े हो गए, इनके समर्थन में खड़े हो गए। जब सरकार ने देखा कि धीरे धीरे आंदोलन बढ़ रहा है तो सरकार ने अपनी दमन चक्र चलाया। और कराची में सबसे पहले दमन चक्र कहां चला? कराची में। और कराची में सरकार ने जबरदस्ती वहां के नौसैनिकों से क्या करवाया? आत्मसमर्पण करवाया। और सरकार की इस कार्यवाही में दोस्तों कराची में 6 नाविक क्या हुए? मौत के घाट उतार दिए गए। 6 नाविकों की हत्या कर दी गई। ठीक है, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, दमन चक्र चलाने पर। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात देखिए धीरे धीरे आंदोलन इतना फैलने लगा कि बंबई में 22 फरवरी को एक हड़ताल का आयोजन किया गया। बहुत ही व्यापक हड़ताल का आयोजन किया गया हड़ताल का। और इस हड़ताल में दोस्तों 20 लाख मजदूरों ने भाग लिया। कितने मजदूरों ने? 20 लाख मजदूरों ने यहां पर भाग लिया। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात जब इन नाविकों ने हड़ताल करी तो ये कुछ नारे लगाया करते थे। मुख्यतः इनके नारे क्या क्या थे? इनकलाब जिंदाबाद, और आपका ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद, जय हिंद, भारत माता की जय। इसके साथ साथ इन्होंने नारे क्या लगाए? आजाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं लाल किला मुकदमा, तो यहां पर भी क्या हुआ था दोस्तों? आजाद हिंद फौज के सैनिकों को रिहा करो के नारे लगाए गए। इसी के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता के नारे भी लगे। कहां पर दोस्तों? इस आंदोलन पे, इस हड़ताल में। ठीक है, जब सरकार ने अपना दमन चक्र और तेज करा, जिस प्रकार से कराची में देखिए 6 नाविकों की हत्या कर दी गई थी सरकार के दमन चक्र में, जबरन इनसे आत्मसमर्पण करवाया गया था। तो यहां पर हस्तक्षेप किसका होता है? सबसे मुख्य यहां पर नाम निकल के आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगर इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि शाही नौसैनिकों का जो विद्रोह था उसमें किसकी भागीदारी के तहत आत्मसमर्पण हुआ, किसकी मुख्य भूमिका रही, तो आप आंसर देंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा कि किस प्रकार से नाविकों के ऊपर दमन चक्र चलाया जा रहा है, तो सरदार वल्लभ पटेल ने बीच में हस्तक्षेप किया और नाविकों से बोला कि भाई आप क्या करिए, आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो एक तरीका चल रहा है सरकार देश को आज़ादी दिलाने का, हम उस पर अडिग हैं,
आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आपकी जो मांगे हैं, आप जो नस्लवादी भेदभाव और किसकी बात कर रहे हैं, खराब भोजन की बात कर रहे हैं, हम उस मांग को कहां तक ले जाएंगे, सरकार के पास ले जाएंगे। परंतु आप क्या करिए, इस आंदोलन को, इस हड़ताल को समाप्त कर दीजिए, क्योंकि सरकार का दमन चक्र बहुत कड़ा है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको नुकसान पहुंचेगा, आपकी हत्या कर दी जाएगी, आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो कराची, यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर मुख्य तो भागीदारी किसकी रही थी दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और एक और अन्य व्यक्ति का नाम है जिन्ना, क्योंकि जब कराची में आपका यहां पर दमन चक्र चलाया गया था, जिन्ना ने भी यहां पर हस्तक्षेप किया था। तो यहां पर दोस्तों पटेल और जिन्ना की सलाह पर क्या हुआ, 24 फरवरी 1946 को, याद रखिएगा दोस्तों, 24 फरवरी 1946 को नाविकों ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। सबसे मुख्य भूमिका किसकी रही आत्मसमर्पण करवाने पे, वो रही सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है दोस्तों, दूसरा व्यक्ति का नाम है जिन्ना। अच्छा, 24 फरवरी 1946 को जब शाही नौसेना के जो नाविक थे, जो आपके सैनिक थे, इन्होंने जब आत्मसमर्पण किया, तो आत्मसमर्पण करते हुए यहां पर नाविकों ने एक बात कही। नाविकों ने कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ना कि ब्रिटिश सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो ये बातें हमने आज देखी किसके विषय में दोस्तों, यहां पर हमने देखा शाही नौसेना का विद्रोह, और इसी के साथ हमने आज के अपने वीडियो में जाना भारत में आम चुनाव दिसंबर 1946। एग्जाम में यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा, प्रत्यक्ष रूप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। आपको याद रखना है भैया, तलवार INS, जो आपका HMIS तलवार जहाज का नाम था, BC दत्त जिन्होंने जहाज की दीवारों में भारत छोड़ो लिखा, 3 झंडे चलाए गए थे। पटेल ने यहां पर क्या हुई थी, आत्मसमर्पण कराने में मुख्य भूमिका निभाई थी। मुख्य तो ये पॉइंट आपके निकल कर आएंगे एग्जाम के लिए। तो उम्मीद है कि आपका जो एग्जाम की जो तैयारी चल रही है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बिल्कुल डट जाइए, एक के बाद एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। जो भी आपका नजदीकी एग्जाम है, पूरी तरह से उसकी क्या करिए, जी जोड़ मेहनत कीजिए, क्योंकि देखिए ये मौका बहुत अच्छा है, इस मौके को भुना लीजिए। बहुत ज़्यादा पोस्टें यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में निकली हैं, तो जल्दी से तैयारी में जुड़ जाइए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।